जय हिंद। आज हम आप लोग के लिए लेके आए, आज जो आप लोग का एग्जाम हुआ 2023 का बिहार बोर्ड का फिजिक्स का, उसका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो मेरे पास जो क्वेश्चन टाइप सी है, तो कोई भी आपके पास सेट हो, कोई टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ क्या होगा नंबरिंग अलग अलग होगा, तो आप आंसर इसी से मैच कर सकते हैं। इसीलिए सब ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कितना आपका मार्क्स आने वाला है, नहीं आने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 25 का द्विआधारी समतुल्य है। 25 का द्विआधारी समतुल्य निकालिएगा, इसका आंसर जाएगा सी नंबर। क्लियर है, इसका आंसर जाएगा सी 110012। क्लियर है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, बोल रहा है विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई के समान नहीं होता। याद रखना, व्यतिकरण और विवर्तन दोनों का फ्रिंज का चौड़ाई अलग अलग होता, समान नहीं आता, इसलिए इसका आंसर जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बोल रहा प्रकाश वर्ष का मान होता है, प्रकाश वर्ष का मान होता है बाबू 9.46। याद रखिए, प्रकाश वर्ष का होता है वैल्यू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर हो सकता है नहीं दिख रहा हो, चूंकि पीडीएफ अच्छे से नहीं आया मेरे पास। ठीक है, तो ये जो है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्या बोल रहा है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, ध्यान समझिएगा, जब किसी एमीटर को अगर शंट करेंगे तो याद रखिएगा प्रतिरोध घटेगा, इसका आंसर जाएगा बी, घटता है। बी नंबर जाएगा घटता है। क्लियर है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, चूंकि मेरे पास हम एग्जाम सेंटर जा नहीं सकते हैं, चूंकि हम देवघर से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए जो है क्वेश्चन मेरे पास जो आया पीडीएफ वो इसी तरह बन सका। देखिए, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है ऋणात्मक। याद रखिए, किसी भी अर्धचालक का जो तापमान गुणांक होता है उसका मान क्या होता है, ऋणात्मक, इसका आंसर जाएगा बी। सेट सी जिसके पास होगा वो ध्यान से देख लीजिए, और जिनका नहीं है क्वेश्चन सिर्फ मैच कर लीजिएगा। यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल भी हो तो इसके भी संबंध होगा, ध्यान समझना, टी व्युत्क्रमानुपाती भी, टी व्युत्क्रमानुपाती भी। अगर चाल बढ़ेगा तो क्या होगा, आवर्तकाल घटेगा, क्योंकि आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 2πr/v, टी व्युत्क्रमानुपाती भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थितिक युक्ति है जिसमें उत्पन्न होता है। याद रखिए, वान डी ग्राफ जनरेटर में जो है उच्च विभव उत्पन्न होता है, केवल उच्च वोल्टेज, इसका आंसर जाएगा बी, केवल उच्च वोल्टेज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी समान रहेगी। याद रखना, गोलीय दर्पण को पानी में डुबा देने से इसके फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होता है। ध्यान से देखिए, परावर्तन अगर शब्द लग गया तो परावर्तन गुणांक का वैल्यू 1 होगा, परावर्तन चाहे कोई भी हो, तो इसका आंसर जाएगा बी नंबर 1। क्लियर है। नेक्स्ट 10 नंबर बोल रहा पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है, पार्थिव दूरदर्शी। ठीक है, यानी खगोलीय दूरदर्शी, पार्थिव दूरदर्शी यानी जो हम लोग पृथ्वी पर रखा हुआ वस्तु को देखते हैं, तो इसका जो होता है याद रखिएगा काल्पनिक होता है, लेकिन वस्तु का अपेक्षम क्या होता है, सीधा होता है। बी नंबर, काल्पनिक होता है लेकिन वस्तु का अपेक्षम क्या होता है, सीधा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर होता है π/2। याद रखिएगा, एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में धारा और विभवांतर के बीच कलांतर होता है π/2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की धारा के तुलना में होता है, समान होता है, कुछ नहीं, बराबर होता है। आंसर, धारा का मान चेंज नहीं होता। याद रखें, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज चेंज होता है, धारा परिवर्तित नहीं होता है, तो इसका आंसर जाएगा ए, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 13। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। ठीक है, एक्स किरणें हैं, तो एक्स किरणें क्या है आपका, विद्युत चुम्बकीय तरंग। एक्स किरणें क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो, कितना हो, 30 डिग्री हो, तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। तो इसका आंसर एक्चुअली जो जाता है वो निकलता है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। लेकिन ऑप्शन में दिया है, देखो 1.5 इंटू 10⁵ ही दिया है, यहाँ थोड़ा गलत छप गया है, और ये आंसर आएगा, ये किसी में दिया नहीं है, तो इसीलिए चलिए हम, मेरे अनुसार बी जाएगा। क्यों, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, वो ध्यान नहीं दिया होगा। क्लियर है, तो यही टिक करेंगे, लेकिन एक्चुअल आंसर होता है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच दूरी बढ़ा दी जाए फ्रिंज की चौड़ाई सिंपल सा बाबू बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि याद करो फ्रिंज का चौड़ाई का फॉर्मूला था लैम्डा डी बाई डी, तो ये अगर बढ़ा देंगे तो डेफिनेट है ये भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 रेडियो सक्रियता का मात्रक है क्यूरी। ठीक है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? क्यूरी। निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है? किसकी भेदन क्षमता? गामा किरणें। याद रखिए गामा किरणें की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। क्लियर है? ये 18 नंबर क्वेश्चन ये यूनिट 10 का है। ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है, लेकिन क्या दिक्कत है, छोड़ दीजिए। ठीक, 70 में ये छोड़ देना था, इसीलिए हम इसका आंसर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये सिंपल सा क्या है, आपको इसको छोड़ देना। 70 में सिर्फ 35 बनाना, तो इसको छोड़ दे रहे हैं। बोल रहा है किसी भी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। किसी भी प्रिज्म का क्या? वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो किसी भी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करता है प्रिज्म के पदार्थ के प्रकृति पर। प्रिज्म के पदार्थ के प्रकृति पर। ठीक है, बी। 20 नंबर बोल रहा है लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है उच्च ताप। याद रखिए लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? उच्च ताप। ठीक है, 21 नंबर क्या बोल रहा है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है ध्रुवन। ठीक है, इसका आंसर जाएगा ध्रुवन। 22 नंबर देखिए ध्यान से, बोल रहा परावैद्युतांक का सही मात्रक होता है ये डी नंबर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है आवेशी संधारित्र पर कुल आवेश होता है 0। देखिए ए नंबर शून्य ही जाएगा। याद रखना संधारित्र का दोनों प्लेट का आवेश शून्य होता है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है अपसरित, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी करता है। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर बोल रहा वायु में स्थिर इकाई धनावेश के निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? तो होगा एप्सिलॉन नॉट पर पावर -1। क्लियर है? बी नंबर आंसर। नेक्स्ट आंसर सिर्फ मिला दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि आपको अब एक्सप्लेनेशन से क्या मतलब, आपको आंसर से मतलब है। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। याद रखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता होना चाहिए, लेकिन विद्युत क्षेत्र भी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिए आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है। परिमाणीकरण क्लियर है? परिमाणीकरण यानी क्वांटाइजेशन, क्वांटमीकरण भी कहते हैं। तो बोल रहा है ये आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के अंश है संभव नहीं है। ठीक है, तो ये दर्शाता है अंश मतलब उसका इलेक्ट्रॉन का आवेश का फ्रैक्शन संभव कभी नहीं हो सकता, हमेशा इंटीजर में होगा। क्लियर है? तो ये जाएगा ए नंबर। 28 नंबर आते हैं, बोल रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। क्षेत्र की शक्ति, जी हाँ, दिशा, आवेश के प्रति सबका, तो इनमें से सभी डी नंबर आंसर। ध्यान से देखिए 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जाएगा -2.5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्यतिकरण की घटना का कारण है तीव्रता परिवर्तन। किसमें? तीव्रता में परिवर्तन। याद रखिए फ्रिंज बनता है व्यतिकरण में, दीप्त फ्रिंज अदीप्त फ्रिंज से तीव्रता बदल जाता है। जहाँ पर दीप्त बनता है उच्च तीव्रता और जहाँ अदीप्त बनता है निम्न तीव्रता, तीव्रता परिवर्तन। नेक्स्ट 31 नंबर बोल रहा ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? निकोल प्रिज्म। सी नंबर, निकोल प्रिज्म का हम लोग प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिए ये इस किसका प्रतीक है? डायोड का। क्लियर है? डायोड का। ये इस तरह करके छोड़ दिया है। ठीक, ये किसका प्रतीक है? डायोड का। याद करो हम सिखाए थे पीएन संधि डायोड, इसका संकेत कुछ इस तरह होता था, तो ये डायोड का है। क्लियर है? नेक्स्ट बोल रहा ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होता है ट्रांजिस्टर का। ये जो है आउट ऑफ सिलेबस, ट्रांजिस्टर हम लोग का सिलेबस से निकाल दिया गया था, इसलिए नहीं पढ़ा है, इसलिए इसका आंसर भी बता के क्या फायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार सार्वत्रिक NAND गेट? कौन? NAND। याद रखना NAND और NOR दोनों सार्वत्रिक होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए UHF आवृत्ति की प्रया, ठीक, इसको भी छोड़ सकते हैं। UHF हमको कोई मतलब यूनिट 10 का क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, यूनिट 10 सिलेबस में हम नहीं पढ़ाए थे, इसीलिए इसको हटा देते हैं। बोल रहा है क्या? एक रेडियो समस्थानिक बिस्मथ की अर्धायु कितना है? 5 दिन है। 20 दिन के बाद नाभिक अवघटित अंश होगा 1/16। क्लियर है? नेक्स्ट दो आवेशों के बीच विद्युत बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात निम्नलिखित में किस रूप में होता है? क्लियर है? तो इसका जाएगा कितना? 10⁻36। 10⁻36 सी नंबर।
ये दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश छोटी Q रख दिया जाए तो साम्यावस्था में संतुलित मान Q का मान होगा ये वाला, याद करो। इसका आंसर जाएगा -Q/4, -Q/4। बैच में बहुत बार बनवाए। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कौन साम्यावस्था 0 डिग्री में होगा। क्लियर है, याद रखना। संतुलित अवस्था साम्यावस्था कितना डिग्री पर, 0 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि है, निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है। तो सिंपल सदिश राशि है विद्युत तीव्रता। कौन, विद्युत तीव्रता। नेक्स्ट क्या बोल रहा है दो तरंगों y1 4 sin ओमेगा टी, y2 3 cos ओमेगा टी से उत्पन्न व्यतिकरण आयाम का महत्तम मान होगा। आयाम का महत्तम मान होगा 5। क्लियर है, आयाम याद रखिए कितना होगा इसका, 5। ये परिनालिका का चुंबक ऊर्जा घनत्व कोई जरूरी नहीं इसको बनाने का, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है हम लोग का। 6 माइक्रोन फराड संधारित्र के 3 संधारित्र उपलब्ध है जिनमें उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होगा। न्यूनतम और अधिकतम देखो, 6 को न्यूनतम अगर श्रेणी में जोड़ दोगे न्यूनतम आ जाएगा। 6 का 3 ठो अगर लेगे 6 का 6 तो कितना आएगा 2, और समांतर में जोड़ दोगे तो हो जाएगा 18। तो इसका आंसर जाएगा 2 18। ठीक है, सी नंबर। बोल रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 60 sin 100 पाई टी में धारा का वर्ग माध्य मूल मान होगा। ठीक है, इसका एक्चुअल आंसर जाएगा बाबू 30√2। कितना, 30√2। याद रखिएगा 30√2, चूंकि √2 ऑप्शन में नहीं दिया है लेकिन फिर भी यही जाएगा आंसर। क्या करे, इसका ये तीनों तो कभी नहीं जाएगा। क्लियर है, इसका एक्चुअल होना चाहिए आंसर 30√2। ऑप्शन था ही नहीं एक भी सही, चलो यही जाएगा। दिमाग में सेट कर लो 30√2। ठीक है, ऑप्शन ही चारों गलत दिया है। नेक्स्ट बोल रहा है LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, याद करो, सिखाया था √r² + ω² L²। नेक्स्ट बोल रहा है एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दोगुनी तथा धारा आधी कर दी जाती है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा बाबू। ठीक है, ट्रिक सिखाते हैं मैडम, आइए। ये न्यूमेरिकल इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा छोड़ देते हैं इसको। यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है π/2। याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर होता है 90 डिग्री यानी π/2। नेक्स्ट ये भी न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, चूंकि हम पहले ही बोले थे न्यूमेरिकल में ध्यान नहीं देना, समय बचाना। थ्योरी वाला देखिए 70 में सिर्फ 35 बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। 51 नंबर बोल रहे द्वितीय तरंगिका का अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, तो हाइगेंस ने। याद रखना द्वितीय तरंगिका का अवधारणा किसने दिया था, हाइगेंस ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में किस विद्युत धारा स्वतंत्र होता है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र होता है। तो याद रखिएगा स्वतंत्र जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगाया गया विभवांतर से, विभवांतर से कोई मतलब नहीं था इसको। ठीक है, नेक्स्ट बी नंबर हो गया उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा दृश्य स्पेक्ट्रम में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है, लाल का। याद रखिए जितना भी रंग दिखाई देता है उसमें लाल का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, याद रखना नाभिक बना होता है प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। ठीक है, इसका आंसर ये डी। नेक्स्ट क्या बोल रहा देखिए क्वेश्चन बोल रहा है केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच कालांतर होता है। याद रखिए धारिता युक्त में याद रखना धारा और वोल्टेज के बीच जो कालांतर होगा वो होगा 90 डिग्री। बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से किसका विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य का विकिरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है। दिमाग में सेट रख लो, सबसे अधिक आवृत्ति था गामा का तो इसलिए सबसे कम होगा इसी का। तो इसका आंसर डी गामा किरणें। 57 नंबर बोल रहा निकेल है, निकेल कौन है, लो चुंबकीय पदार्थ, आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है चुंबकीय अम्योत्तर भौगोलिक अम्योत्तर के बीच कौन कहलाता है, दिक्पात, चुंबकीय दिक्पात। बी नंबर। इसका जो है चारों आंसर जो है हम तो बनाए गलत आया। ठीक है, इसीलिए चारों में से चारों ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना हो गया जी, 60।
क्वेश्चन नंबर 60 ध्यान से देखिए। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक ही 60 है, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 60 है। बोल रहा है एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन को कौन सी भौतिक राशि समान होती है। याद रखना एक ही तरंग दैर्ध्य का क्या है, इलेक्ट्रॉन और फोटोन है, उसके लिए कौन सा भौतिक राशि समान है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य समान, तो सिंपल सा संवेग क्या रहा होगा, समान। क्यों, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू होता है h बाई पी। अब सोचो h तो कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, p है संवेग भी, ये तो कांस्टेंट नहीं यार, ये सेम रहेगा तब ना लैम्डा भी सेम रहेगा। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य होता है। याद रखना न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना, याद रखना न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए इसका यूज करते हैं मंदक का। पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयुक्त किया जाता है बोरॉन। याद रखना पी टाइप बनाना त्रिसंयोजी शुद्धि में बोरॉन होता है। ए नंबर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड का उपयोग, तो डायोड का उपयोग किस लिए करते हैं, दिष्टकारी की तरह। याद रखें इसका यूज करते हैं दिष्टकारी बनाने के लिए। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है कूलाम का नियम। सिंपल सा, दो आवेश के बीच जो बल लगता है उसको बताया था किसने, कूलाम ने। डी नंबर। क्या बोल रहा है 65 बोल रहा है बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। ठीक है, तो सिंपल सा r के व्युत्क्रमानुपाती, विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है -1/4πε0 Q/r, तो वहां से होगा r का व्युत्क्रमानुपाती। 66 नंबर किसी चालक के संवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध होता है VD समानुपाती, क्योंकि फॉर्मूला होता है इसका VD बराबर μ/E। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है 64 समरूप बिंदु प्रत्येक धारिता 5 माइक्रोन फैराड है, तो बड़े बूंद का धारिता क्या होगा। जितना भी बूंद रहे उसका आप घनमूल निकालो, इसका घनमूल निकालोगे 4 निकलेगा, इससे गुना कर दो, 4 × 5 20 माइक्रोन फैराड। डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है विभवमापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, विभवांतर। विभवमापी से मुख्यतः विभवांतर मापा जाता है, लेकिन इसी से फिर हम लोग क्या किसी सेल का विद्युत वाहक का तुलना भी कर सकते हैं और आंतरिक प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इसका काम है विभवांतर नापना। 69 क्या बोल रहा है, यदि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उसकी विद्युत स्थिर ऊर्जा, ठीक है, दूरी अगर बढ़ा देंगे तो विद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होगा, ठीक है, तो वो घट जाएगा। इसका आंसर घटती है, ये नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 70 नंबर, ध्यान से देखिए। बोल रहा है दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो R तथा 2R में उसमें ऊर्जा का अनुपात होता है, तो इसका अनुपात होगा 1:2। क्यों, क्योंकि याद करो उसमें ऊर्जा का फॉर्मूला था I²RT। तो अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो करंट सेम और समय भी सेम, तो बोलो E समानुपाती क्या होगा, R, E समानुपाती R, यानी अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो ऊर्जा भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यानी प्रतिरोध के अनुपात में ही ऊर्जा का अनुपात होगा, तो प्रतिरोध का अनुपात है 1:2 R2R, तो यहाँ भी होगा 1:2। ठीक है, तो इसी के साथ 70 का 70 का आंसर क्लियर हो गया। तो जो भी आपके पास मॉडल सेट हो वो आपको देख लेना। ठीक है, चलिए आज इतने।